हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद बीकेएस। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है एक वर्कशीट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको स्कैन की जो वर्कशीट्स हैं वो चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज जो है हम उसमें से चल रहे हैं और उसमें से हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला जो पोर्शन है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन वो जो है हमने कंप्लीट किया है। और उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो है मैं आपको एसटीबी की जो रीडिंग है, बुक रीडिंग, एसटीबी की बुक रीडिंग वो भी करवा रहा हूँ। बुक रीडिंग फिज़िक्स वाले पोर्शन की जो न्यू बुक आया है आपका, न्यू एसटीबी स्पेशली, तो वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। और उसके बाद उसमें हम जो है कर रहे थे वेक्टर्स एंड स्केलर्स वाला पोर्शन। तो आज जो है हम ये वेक्टर्स एंड स्केलर्स की ये जो एक वर्कशीट है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिक से बेसिक एमसीक्यूज़ भी हैं, कुछ टिपिकल और ट्रिकी भी हैं। तो उसके जो है मैं आपको तरीके वगैरह बताऊंगा और जो थ्योरेटिकल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको याद कर लेने चाहिए। और जनरली ये डेफिनेशन के तौर पर एग्ज़ाम वगैरह में भी आपके एमडी कैट या ई कैट में आ सकते हैं। तो फ़िलहाल जितना समझाता चला जा रहा हूँ आपको वो आप समझते जाएं। ठीक है, एक चीज़ नोट कर लें कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो याद करने की हैं। ठीक है, तो मतलब टू रिमेंबर, तो ये चीज़ मैंने नोट कर दी। अच्छा, जो आपको यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट्स लगे, न्यू कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी उसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट्स मैच नहीं करेंगे, मतलब मैच नहीं करेंगे इन द सेंस कि उससे जो है एडिशनल न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे। न्यू कॉन्सेप्ट्स को आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलूँ कि आपने ये चीज़ें याद करनी है, तो वो आप जो है उन एक्स्ट्रा चीज़ों को अलग से किसी पेपर पर लिख लेना और उनको याद कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वांटिटीज़ विच हैव नॉट अ कंप्लीट मीनिंग विदाउट अ मेंशन ऑफ डायरेक्शन। अब देखो ये बात इसने घुमा कर बोली है। इस बात को ये इस तरह से भी बोल सकता था कि क्वांटिटीज़ विच हैव डायरेक्शन। अब ये बोल रहा है क्वांटिटीज़ विच हैव नॉट अ कंप्लीट मीनिंग विदाउट अ मेंशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनका डायरेक्शन के बगैर वजूद ही नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको तो हम वेक्टर्स बोलेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटिटीज़ विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ नंबर हैविंग एप्रोप्रिएट यूनिट, यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनके पास नंबर हो और उसके साथ साथ यूनिट हो, यानी कि एन यू। तो ये होती है फिज़िकल क्वांटिटी, और ये फिज़िकल क्वांटिटी का ये फार्मूला है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर फिज़िकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर और यूनिट हो, या नंबर की जगह पर मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ, मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारी चीज़ भी क्लियर हो गई। अच्छा, तीसरा सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। नीचे वालों में से कौन सी जो है वो स्केलर नहीं है। तो जो हैं उनको छोड़ देना है, जो नहीं है वो बतानी। टेम्परेचर स्केलर, तो ये क्वांटिटी स्केलर है। डेंसिटी भी हमारी स्केलर है, क्योंकि टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन इस तरह से मेजर करते हो, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती। डेंसिटी में भी डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती, वॉल्यूम में भी डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये एक चीज़ याद कर लो मेरी कि आपके पास काफ़ी चीज़ें आएंगी जिसमें लिखा होगा मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ। तो ये जब भी आए ना तो इसका मतलब ये होता है कि उसको आर के साथ क्रॉस किया हुआ है हमने। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स की जो है आर के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई है। इस तरह से फिलहाल इतना याद कर लो, आर क्रॉस एफ, यानी कि ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आर क्रॉस एम आर स्क्वायर, या इसको अगर मैं सिंपल लिख लूँ, इनर्शिया का फॉर्मूला आपको अगर पता नहीं है तो इसको मैं आई के साथ ज़ाहिर कर दूँ। आई क्या है, इनर्शिया, तो इसको मैं बोल दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चीज़ें जो है इस तरह से आपने देख लेनी है, सिंपल चीज़ें हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो ग्रुप की इसके इस जो है अपना डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन करें, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करें और उसके कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे तो एडमिन मैं होऊंगा, तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये वाला पीडीएफ जो है वो भेज दूंगा। अच्छा, अब ये दूसरा सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर नहीं है। अब वो बतानी है जो वेक्टर नहीं है, बाकी सारी जो है इसके बाकी सारी वेक्टर्स होंगी वो जो है स्केलर होगी।
तो वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, आपका फोर्स डायरेक्शन होता है फोर्स के पास, तो ये भी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चलें, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो देख रहे होंगे वो फर्स्ट ईयर वाले भी होंगे, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ चीज़ें जो अगर न्यू हैं तो वो मैं समझाता जा रहा हूँ। अब डिस्टेंस, अब ये तो क्लियर कट है कि डिस्टेंस जो है वो जिगजैग पाथ में भी होता है इसके पास। अच्छा, वेक्टर्स के लिए दो चीज़ें और मेरी याद कर लो, ये स्पेशली फॉर वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स के लिए दो चीज़ें स्पेशल, कौन सी? एक तो इनके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, खाली डायरेक्शन मत बोलना, अगर मैंने भी बोल दिया है तो मैं दोबारा से इसको करेक्ट कर रहा हूँ, रेक्टिफाई करके बता रहा हूँ कि वेक्टर्स हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अच्छा, और दूसरा कि हर वो चीज़ जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर नहीं है। दूसरे उसके लिए ये कंडीशन है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि ग्राफिकल मेथड और ये सारी एनालिटिकल मेथड जो भी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये सारी चीज़ें उसको फॉलो करनी चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, और मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि भले आप बुक से रीडिंग कर लो, जिन कॉन्सेप्ट्स की आगे नीड पड़ेगी या जो कॉन्सेप्ट्स मुझे लगेगा कि ज़रूरी होंगे तो मैं उनकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर किसी को स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाले पोर्शन में मसला है, तो जो न्यू एसटीबी की न्यू वीडियोज़ हैं 3-4 पिछली, वो आप देख लो अच्छे से। उसके बाद आप क्या करो, इस वर्कशीट को जो है सॉल्व करो, तो इसमें आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स में मिलेंगे, और जो वीडियो में मैंने चीज़ें बताई हुई हैं वो भी आपको पता चलेंगी। अभी तक जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो सारी मैंने आपको वीडियो में बताई हैं। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ओनली कंटेन्स वेक्टर्स, कौन से पेयर्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वेक्टर है? टेम्परेचर और डेंसिटी नहीं होगा ये, क्योंकि टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों स्केलर हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन होता है, तो ये ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़े, लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ एंड विड्थ इनके पास भी जो है अपना डायरेक्शन नहीं होता। टाइम एंड मास, तो टाइम के पास तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, मास के पास भी डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, स्केलर्स कैन बी इक्वल इफ़ दे हैव, स्केलर्स कब इक्वल हो सकते हैं? जब इनके पास मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम साइन हो, सेम यूनिट हो, और ऑल ऑफ दीज हो। तो ये होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्केलर के पास नंबर और यूनिट होता है। अगर इन दोनों स्केलर्स का सेम होना है, सपोज करो अगर मैं लिखूँ 2 मीटर और यहाँ पर मैं लिखूँ -2 मीटर, तो यहाँ ये कहाँ से इक्वल हुए? तो ये अगर पॉजिटिव के अंदर है तो ये नेगेटिव के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। तो इक्वल होने के लिए दोनों का सेम साइन, सेम नंबर या मैग्नीट्यूड और सेम यूनिट का होना लाजमी है। अगर 2 मीटर में लिखूँ यहाँ पर और मैं 2 किलोमीटर लिखूँ तो ये सेम थोड़ी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है लाजमी। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, और नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन वेक्टर्स एंड स्केलर्स रेस्पेक्टिवली? रेस्पेक्टिवली का वर्ड आ जाए ना, तो ये समझ लिया करो कि इसमें जो पहले चीज़ बोली गई है वो ऑप्शंस में पहले होगी, और जो बाद में चीज़ बोली गई है वो ऑप्शंस में बाद में होगी। यानी कि अगर मैं लिखूँ, अब देखो वेक्टर है ना, तो वेक्टर वाली चीज़ें पहले, स्केलर वाली चीज़ें बाद में। तो ये क्लियर हो गई चीज़ के रेस्पेक्टिवली जब भी आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है। अब पहले वेक्टर देखना है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हाँ वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, तो हाँ ये ठीक है स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम ये भी वेक्टर है। वर्क स्केलर है। पावर स्केलर है, तो ये दोनों स्केलर हैं, दोनों स्केलर्स, और ये दोनों वेक्टर्स। हमें पहला वेक्टर देखना है और पहला दूसरा स्केलर। अच्छा, चार्ज, चार्ज क्या होती है? चार्ज तो आपके पास स्केलर होती है। करंट, करंट के बारे में कहा जाता है इट इज़ टेंसर क्वांटिटी। एक मज़े वाली चीज़ मैं बताता हूँ, टेंसर क्वांटिटी वो किस लिए समटाइम्स इसको बोलते हैं, बिकॉज इसके पास डायरेक्शन तो होता है लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। क्योंकि करंट जब आप पढ़ोगे ना तो देखोगे, अगर वायर के अंदर करंट जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन तो आपको पता लग रहा है कि करंट जो है इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, लेकिन जब आप करंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो उसको सीधा सीधा यानी कि 2 + 2 -1 + 3 एम्पियर इस तरह से ऐड और डिवाइड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। तो ये जो मेथड है ये है सिंपल अलजेब्रिक मेथड, और सिंपल अलजेब्रिक मेथड को कौन फॉलो करता है? इनको फॉलो करता है स्केलर्स। यानी कि इसके पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी? इसके पास एक प्रॉपर्टी है जो वेक्टर वाली, वो कौन सी है? कि डायरेक्शन है इसके पास। अच्छा, दूसरी इसके पास प्रॉपर्टी कौन सी है? कि ये जो है
अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करता है, अलजेब्रिक रूल्स। अब डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी किसकी है? वेक्टर की। स्केलर अलजेब्रिक वाली प्रॉपर्टी किसकी है? स्केलर की। अब स्केलर वाले बोल रहे हैं कि इसको हमारे साथ लगाओ, वेक्टर्स वाले बोल रहे हैं इसको भाई हमारे साथ रखो। तो इन फिजिक्स वालों ने क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई ये सबसे अलग है, ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर है, बस कुछ है लेकिन ये जो है टेंसर क्वांटिटी है। तो इसके लिए यही कहा गया है। फिलहाल जो है इसके पीछे जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी, याद करने वाली जो चीज़ है वो आप याद कर लो। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर, अच्छा ये तो खुद ही बता रहा है इसको, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो ये बात तो आपको पता चल गई कि ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ आपको तो वो ठीक है। क्यों? बिकॉज वो इसी वजह से इट इज़ नो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे नहीं होगा भाई, उसके पास कुछ ना कुछ तो अपनी वैल्यू होगी ना। मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब ये है कि वैल्यू। बच्चों को इस तरह से जो है बताया जाता है कि पता नहीं वो क्या समझ रहे होते हैं कि मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या है, एक तो नाम भी ये डरा रहा होता है बच्चों को। तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड सिंपली मीन्स अ नंबर और वैल्यू, ठीक है। इट इज़ नो डायरेक्शन, तो भाई डायरेक्शन तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई आपको कि डायरेक्शन है, यानी कि ये ऑप्शन भी ठीक है। और यानी कि ये पूछ रहा है कि वेक्टर जो है अपना करंट जो है वेक्टर नहीं है, क्यों? उसका करेक्ट आंसर देना है। इट हैज एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इट इज एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी तो है, वेक्टर ना होने के से उसका क्या ताल्लुक? इट डज नॉट फॉलो लॉ, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। सो दिस विल बी द राइट आंसर। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स के लो लॉज हैं एडिशन के, वो ये फॉलो नहीं करता, इसी वजह से जो है हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो है वेक्टर नहीं है। अब क्या है वो? टेंसर। लेकिन कहीं कहीं जगह पर लिखा हुआ है, अब टीचर्स अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी, अब आपका मसला है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ओनली कंटेन्स स्केलर। अब नीचे वाले ऑप्शंस में से वो निकालो ऑप्शन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्केलर है। तो ये वाला ऑप्शन जो है मास, स्पीड और टाइम, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स नजर आए मुझे डायरेक्टली। बाकी देखो एक्सीलरेशन जो है वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। एक्सीलरेशन वेक्टर है, मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है। अब रुको जरा सब्र करो, ये चीज़ तो देखो इसने क्या बोला है, ओनली स्केलर्स। आप बोलोगे ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि सारे के सारे इसको स्केलर्स चाहिए, इसमें एक वेक्टर भी आ गया तो उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। फोर्स वेक्टर, टाइम स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, तो ये भी इस तरह से डिमांड इसकी कंप्लीट नहीं हुई। ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंटेन्स ओनली वेक्टर्स। अब सिर्फ वेक्टर्स चाहिए इसको, सिर्फ वेक्टर्स कौन से होंगे? एनर्जी, मास, फोर्स, तो ये नहीं होगा भाई, सीधा सीधा। अब एनर्जी, मास, पावर, ये भी नहीं होगा। वेलोसिटी, पावर, एक्सीलरेशन, पावर जो है हमारी वो स्केलर होती है, ये याद कर लो। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन पावर जो है वो स्केलर है। पावर जो है वो स्केलर है, इसी वजह से ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ओनली वेक्टर्स लिखा हुआ है, तो ओनली वेक्टर्स के लिए क्या बनेगा? वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन। सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स आर फॉलोड बाय। यानी कि अगर हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो वो कौन से लॉज को फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन। तो साइन लॉ और कोसाइन लॉ ये तो मैंने आपको दोनों बताए थे कि कौन फॉलो करता है, इनको फॉलो करते हैं भाई हमारे वेक्टर्स। अच्छा, सी ऑप्शन क्या है? एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा का मतलब ही है सिंपल अलजेब्रा या सिंपल अर्थमेटिक, इसको बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा। एलिमेंट्री मतलब बेसिक, तो इसका जो ऑप्शन है अलजेब्रा का यही राइट आंसर बनेगा। हेड टू टेल रूल में तो वेक्टर्स ऐड होते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा इसका, ठीक है। तो सिंपल है, मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो है ये मैंने कंपाइल किए हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। और अगर वेक्टर्स वाले डराने वाले क्वेश्चंस देखोगे ना आप, तो फिर चलो फिर डराने वालों को छोड़ो, फिलहाल सिंपल करो, फिर जब वक्त आएगा तो मैं करवाऊंगा वो अभी आपको। दी स्केलर्स कैन बी, स्केलर्स को क्या कर सकते हैं? एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड। अब पिछले सवाल में इसका जवाब मौजूद है, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा ये ऑल ऑफ दिस। इसका ऑल ऑफ दिस बनेगा क्योंकि वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और जिन्होंने लेक्चर्स देखे होंगे उसके अंदर ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैंने वेक्टर्स के अंदर बताई है, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने बताई थी, और उसके साथ साथ मैंने ये पॉइंट भी आपको बताया था कि डिवाइड वेक्टर को आप वेक्टर के साथ नहीं कर सकते, ये मैंने लेक्चर के अंदर आपको चीज़ बताई थी। और जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं उनको ये चीज़ पता होगी।
और जब वो ये टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे अभी मेरे साथ, यानी कि वीडियो देख रहे होंगे और पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो उनको ज़्यादा समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज। अब मैग्नीट्यूड जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये याद कर लो। ये जो माड है ना, माड, इसमें कुछ भी चीज़ रखो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड हो सकते हैं, सब्सट्रैक्टेड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये चीज़ बताई है, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद कर लेनी चाहिए। द माइनस साइन इन वेक्टर इंडिकेट्स। अब जिन्होंने लेक्चर देखा है उसको ये चीज़ पता होगी कि मैंने ये बताया था कि नेगेटिव साइन का मतलब होता है, उसको घुमा दो कितना, 180 डिग्री घुमा कर उसको, अगर इस तरह से है तो इस तरह से कर दो। सो दिस इंडिकेट्स, अगर ये वेक्टर ए है तो दिस विल बी माइनस ए। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट बाय 180 डिग्री मीन्स इन नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव। अच्छा, माइनस साइन क्या क्या मतलब होता है, ये अब सवाल ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा तो नहीं होगा मैग्नीट्यूड नेगेटिव। मैग्नीट्यूड क्यों नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये चीज़ याद करनी है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन रिवर्स आर ऑपोजिट, ठीक है, बाय 180 डिग्री, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन बाय 180 डिग्री, दिस इज द राइट आंसर। अब बाकी ऑप्शंस भी पढ़ो। रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन बाय 90 डिग्री, तो भाई 90 डिग्री कैसे होगा, जब ऑपोजिट जाना है तो पूरा घुमाओ ना, 180 घुमाओ, ठीक है। अब 360 मत घुमा देना अपने हिसाब से। रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन बाय 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ये भी ठीक नहीं है। जो मैंने आपको चीज़ कही कि अगर इस तरह से डायरेक्शन है वेक्टर का तो उसी के डायरेक्शन के एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ओनली थिंग विच विल गेट चेंज्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो चीज़ चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब ये सवाल क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए आपके पास कौन सा है, वो आपके पास है 3i प्लस 6j माइनस 2k, ये आपके पास वेक्टर है, वेक्टर ए। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, ये जो वर्ड है ना ये मैग्नीट्यूड। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब आपको वेक्टर्स किस टर्म्स में मिले हुए हों, आई, जे और के टर्म्स में आपको वेक्टर्स मिले हुए हैं, तो आपको उनका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये थी उसकी सिंबल मॉड की, उसका मैंने फार्मूला बताया था कि ये इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द मॉड। अब ये किस तरह से आप करोगे ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अब ये आप इस तरह से करो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये आई जो है ना, आई का स्क्वायर, आई इंटू आई, ये हो जाएगा 1। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ी तो पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है, अभी मैंने अपलोड नहीं की, वो जो है मैं अपलोड कर लूँगा। लेकिन जब तक आप जो है ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी होगी, अदरवाइज़ कर भी दूंगा, वो आप देख लेना डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स की किस तरह से करते हैं। सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जवाब क्या आ जाएगा, 1 आएगा। आई डॉट आई करो, जे डॉट जे करो, के डॉट के करो, ऑल विल गेट द आंसर ऑफ 1। तो इनको हटा दो, ये आपका आया 9, 1 और आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर किया आपने, वो कितना आया, वो भी आया 1, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, बीच में आई प्लस की सिंबल, और ये आपका आया 6j, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और ये -2, ये -2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले का पहले प्लस रखा हमने, फिर -2 का स्क्वायर, इस तरह से -2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी बन जाएगा माइनस, ये इस तरह से होगा -2 का स्क्वायर, मतलब कि -2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस विल गेट कैंसल्ड एंड इट विल बिकम +4। तो यहाँ पर ये जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगा आपका 4, 36 और 4 कितने हुए 40, 40 और 9 कितना हुआ √49, और 49 का कितना होता है अंडर रूट, ये होता है आपका 7। दिस इज़ द बेसिक मैथमेटिक्स विच यू मस्ट ऑल नो, कि आपको सारों को ये चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए कि हम किस तरह से करते हैं। तो दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए आर रेस्पेक्टिवली 4 एंड 3। अच्छा, बस ए की बात हो रही भाई, मुझे तो लग रहा था कि वेक्टर्स ए और बी भी आएगा उसके साथ, लेकिन चलो, वेक्टर ए रेस्पेक्टिवली
4 एंड 3। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब ये रेस्पेक्टिवली वर्ड आए ना तो उसका क्या मतलब है कि जो चीज़ पहले होगी वो पहले के लिए और जो चीज़ बाद में होगी वो बाद वाले के लिए। यानी कि y कंपोनेंट इसका कितना है, इसका y कंपोनेंट, इसका x कितना है, इसका है x आपका 4, इसका y कंपोनेंट कितना है, इसका y कंपोनेंट है 3। अब ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 5, यानी कि इसने वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है भाई, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है 5। अब ये पूछ रहा है इसका z कंपोनेंट कितना होगा। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस वेक्टर की अच्छी है, यानी कि अगर आपको अपना टेस्ट करना है कि आपकी वेक्टर की प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, तो ये सवाल आपको देखकर फ़ौरन से इसका ऑप्शन आ जाना चाहिए कि इसका ऑप्शन बनेगा 0। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है और आप बेसिक पढ़ रहे हो तो मेरी वीडियोस को फॉलो करो, अच्छे से देखते जाओ, बार बार देखो, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो पूछो, एक दूसरे से फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, टीचर्स के साथ पूछो, टीचर से पूछो, और उसके बाद जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वर्कशीट जितनी हो सकती हैं सॉल्व करो। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि इसका आंसर जो है वो 0 किस तरह से होगा। अगर समझ नहीं भी आ रही है ना चीज़ें, वेक्टर्स एंड स्केलर्स इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अगर ये चैप्टर आपको आ गया ना तो आपके आधे से ज़्यादा जो तंग करने वाली चीज़ें ना वो फिर आपको तंग नहीं करेंगी, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा कि आपके पास वेक्टर का जो y कंपोनेंट है, इसको मैं देख लूँ दोबारा, x कंपोनेंट जो है ax वो कितना है, वो है आपका 3 है 4 है। ax चलो 4 करो 3 करो फर्क नहीं पड़ता, ay जो है आपका वो कितना है, वो है 4। और जो वेक्टर a है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 3, इसका इसका कितना है 5। तो इसका z कंपोनेंट कितना होगा, यानी कि a z कितना होगा। अब आप बोलोगे ये तो मैंने चीज़ आपको पढ़ाई नहीं कि z कंपोनेंट किस तरह से निकालते हैं भाई। तो मैंने आपको अगर ये चीज़ नहीं पढ़ाई तो मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, सपोज करो ये है वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड इसका फिलहाल के लिए रख लेते हैं 5, डायरेक्शन भी हमने इसको दे दिया, ये 6 बन गया 5। अगर मैं इसको तोड़ूं इसके एक्स कंपोनेंट में और मैं लिखूं इसका एक्स कंपोनेंट है 3 और ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये है 4, और अब मुझे इसको वेरीफाई करना है कि ये 5 आता है या नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, रेजोल्यूशन में हमने किस तरह से किया था, ये करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करो, और ये इसके ऊपर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 19 प्लस सॉरी अपना 9 प्लस 16 ये कितना आएगा, ये आएगा 25, लेकिन अंडर रूट में 25 का अंडर रूट कितना आएगा, इसका अंडर रूट आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि इसके पास एक एक्स कंपोनेंट है जिसका वैल्यू है 3 या जिसकी वैल्यू है 3, और वाई कंपोनेंट है जिसका वैल्यू है 4। इसके पास कोई जेड कंपोनेंट है ही नहीं भाई, क्योंकि 3 और 4 की जब आपने अपना कंपोजिशन करके देखी, इन दोनों को जब मिलाकर देखा, इनका मैग्नीट्यूड निकाला, ओरिजिनल वेक्टर निकाला, तो वो इसके इक्वल आ रहा है। इसके पास और कुछ बचती नहीं है वैल्यू जो जेड के लिए हो। इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने जो है देखकर वो बोल दिया कि इसके पास जेड कंपोनेंट है ही नहीं। इज इट क्लियर। अगर जिसको ये चीज़ समझ नहीं आई हो वो इस चीज़ को दोबारा से देख ले। अच्छा, द एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये आपको करना है कि आपके पास एक वेक्टर है 3i प्लस 6j माइनस 2k। अब आपको इसकी एंगल निकालनी है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो हम जो है क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स के लिए, एंगल के लिए स्पेशली आप जो है क्या कर सकते हो, एंगल के लिए आप डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। अब किस तरह से वो करोगे आप, मैंने आपको बोला था कि एक्स के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग आपका आई जो है यूनिट वेक्टर वो होता है। तो अगर हम एक वेक्टर उठाएं ए और वो इसके इक्वल है, तो अगर मैं बी को जाहिर करूं आई के साथ, तो इनकी अगर हम ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा की मदद से एंगल निकालें तो हम निकाल सकते हैं। ये जो है मॉड ऑफ ए बी है,
और cos ऑफ थीटा। तो हमें यहाँ पर a डॉट बी निकालनी है सबसे पहले। तो a डॉट बी किस तरह से निकालेंगे, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ, k वाले k के साथ। तो j वाले और k वाले तो फिलहाल के लिए नहीं है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। बाकी i वालों को आप अपना मल्टीप्लाई करोगे i के साथ, तो यहाँ पर आएगा 3। अब मॉड निकालो, मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड, इसका मॉड निकालो a वेक्टर का। तो a का मॉड किस तरह से आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा 36, ये आएगा 4, ये इसका अगेन आएगा 49 और ये आएगा इसका 7। तो यानी कि ये आपका तो एक आ गया 7। तो यहाँ पर ये मैंने a का मॉड जो है यहाँ पर रखा 7। अब b का कितना आएगा, b तो भाई है ही i का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1, 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1। तो ये आपने रखा 1 और ये रखा आपने cos ऑफ थीटा। तो cos थीटा किसके इक्वल आया, cos थीटा इक्वल आया, ये 7 डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, उस साइड जाकर डिवाइड करेगा, तो ये आएगा 3/7। तो अगर थीटा निकालोगे आप तो थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 3/7। इस तरह से जो है यही इस फॉर्मेट के अंदर जो है ये चीज़ लिखी हुई है 3/7। आई थिंक 3/7 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, फिर बच्चे जो है बोलते हैं सर इसको मैग्नीफाई करके लिखा करो। भाई अगर मैं मैग्नीफाई करके लिखूँगा, फ़ोन की स्क्रीन इतनी छोटी सी है, फिर मैं लिखूँगा कहाँ पे। तो इसी वजह से इसको मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जूम आउट भी करता हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है हल्की फुल्की वो आप खुद ही एडजस्ट कर लिया करो। सॉरी। अच्छा, द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। अब y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a 2i 5j 3k। अब इसमें से y कंपोनेंट कौन सा होगा। तो भाई अगर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर याद हो लेक्चर्स में, जो मैं बुक रीडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, लेक्चर्स जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं बुक रीडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ कि i के वेक्टर जो होता है, i यूनिट वेक्टर, वो पॉजिटिव x के अलॉन्ग होता है, और जो j होता है वो y के अलॉन्ग होता है, और k जो होता है वो z के अलॉन्ग होता है, पॉजिटिव z के। तो जो j के साथ लगा हुआ होगा वही तो y कंपोनेंट है। तो y कंपोनेंट कितना है 5। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो ये 5। प्रॉब्लम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे वो क्या करेंगे, इस पर कोई और फार्मूला ठोक कर लगा देंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि वो जो है सवाल पूछने वाला इनको घुमा रहा है। अच्छा, दी वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए डी। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना वेक्टर की डायग्राम जो है वो चली गई है, मैं बना देता हूँ। एक वेक्टर है, सपोज करो ये है ए बी, और ये वेक्टर है ए डी। अब ये पूछ रहा है आपको ये इस तरह से, इस तरह से ये पॉइंट इनकी सेम। अब ये बोल रहा है कि ए और डी को हम, ए बी और ए डी को क्या बोलेंगे। तो ये देखो एक चीज़ याद करो, इन दोनों की जो है टेल आपस में मिली हुई है। तो वो वेक्टर्स जिनकी इनिशियल पॉइंट सेम हो इनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। इसकी जो है डायग्राम यहाँ से चली गई है, जो मैं आपको हाईलाइट करवा दी। अच्छा, इक्वल किसको बोलते हैं, जो वेक्टर बिल्कुल मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड में भी सेम हो और डायरेक्शन में भी सेम हो। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन इज द नेगेटिव वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स जिनके दरमियान में एंगल हो आपका 90 डिग्री, इस तरह से। और कोइनिशियल ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, एक्सियल वेक्टर इनमें से फोर्स आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये सारे नहीं होते। आपका एंगुलर अपना एक्सियल वेक्टर जो होता है वो एंगुलर वेक्टर, सॉरी अपना एंगुलर मोमेंटम जो है आपका वो एक्सियल वेक्टर होता है। अब वो किस तरह से होता है इसमें, क्योंकि इसका जो आप डायरेक्शन निकालते हो ना एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी, उसमें रूल्स वगैरह यूज़ होते हैं फिर, और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस तरह से लगते हैं। इनकी जो है थोड़ी सी डिटेल में आपको मज़ीद बता दूंगा जब जो है ये चीज़ें आएंगी। और ये इस तरह से जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर की एक मैं अलग से छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सियल वेक्टर होगा, पोलर वेक्टर होगा, ये सारी चीज़ें जो है उसमें जो है हम इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर हैज डैश मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो वेक्टर के मैक्सिमम कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है हमेशा कि वेक्टर के मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैक्सिमम कंपोनेंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर आपसे एक चीज़ पूछे कि स्पेस में वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं,
तो स्पेस में वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्पेस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा एंड जेड भी होगा। ठीक है। अच्छा, अगर जनरली पूछे कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं जनरली, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो उसके 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यानी कि स्पेस के अंदर 3। और अगर वेक्टर के पूछे कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम बाई इसके इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। क्यों? इसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, पता नहीं कितने कंपोनेंट्स वेक्टर के निकल आएंगे। इज इट क्लियर? सिंपल चीजें हैं, याद करने वाली चीजें, आप याद करते जाओ। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम। अब वो वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट भी वही हो तो फाइनल पॉइंट भी वही हो, तो वो किस तरह से होगा, इसकी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको बता दूं कि वो किस तरह से होगा। वो होगा इस तरह से, ये जो मैंने डॉट बना दिया। अब आप बोलोगे कि ये मैंने डॉट क्यों बनाया, ये है क्या? तो इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको कि अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपको ना तो इसके डायरेक्शन का पता चल रहा है, ना इसके जो है, यानी कि अगर इसको मैं जूम करूं तो ना इसकी आपको स्टार्टिंग का पता चल रहा है, स्टार्टिंग का पता चल रहा है, और ना इसकी जो है एंडिंग पॉइंट का पता चल रहा है। तो फिर जो है ये मैंने चीज़ बनाई क्यों है? तो ये मैंने बनाई इसी वजह से है कि आपका ये जो नल वेक्टर है ना, नल वेक्टर, वो क्या होता है, उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती और उसके पास कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता। तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन ना होने की वजह से उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी डायरेक्शन, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, नो स्पेसिफाइड या ऑल डायरेक्शंस। या तो भाई बोल दो कि कोई डायरेक्शन खास नहीं, या तो बोलो भाई हर डायरेक्शन में। इसको अगर मैं यहाँ पर कोई सेंटर सपोज करूँ, यहाँ पर सेंटर कैसे आ गया, यहाँ से, तो इसकी ये देखो ना, ये हर हर डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इस तरह से ये आपका जो नल वेक्टर है वो इस तरह का है कि इसके पास नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, लेकिन इसको अगर आपने छेड़ा तो भाई बोलेगा नहीं मैं तो हर डायरेक्शन में हूँ। तो ये चीज़ होगी इस तरह से, नल वेक्टर इट हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इट हैज़ आर्बिट्ररी डायरेक्शन और इट हैज़ ऑल डायरेक्शंस। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसकी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, ये नल वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है कुछ नहीं पता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री वेक्टर? कौन सा वेक्टर है जो फ्री नहीं है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्री नहीं है, वेलोसिटी फ्री नहीं है, फोर्स फ्री नहीं है। तो सारे ये जो वेक्टर्स हैं वो फ्री हो सकते हैं, इसलिए ये नन ऑफ दीज होगा। अ वेक्टर ए इज सेड टू बी लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट इफ, अगर, अच्छा अब ये पूछ रहा है कि एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा किस तरह से होगा। तो इसके लिए ये मैं छोटी सी चीज़ आपको बनाकर दिखा दूं कि वो आप याद कर लो। वो क्या है, अगर मैं देखूं इसके अंदर कुछ है डायग्राम, हाँ ये पड़ी हुई है इसके अंदर एक, इस तरह से। अब ये आपका जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, इसको अब ये जो है ये चीज़ सॉरी, ये जो है ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका जो कहलाता है ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो है आपका ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट सिंपली मींस वन फोर्थ। ये पूरा एक सर्किल है। अगर एग्जांपल के लिए आपको मैं समझाऊं, सो ये जो है ये पूरा एक सर्किल है, और ठीक है, सो ये पूरा जो है वो सर्किल है, और इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल साइंस पॉजिटिव होंगी। आपने याद कर लेना है, इसमें ऑल पॉजिटिव, और इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव, और इसमें 10 पॉजिटिव, और इसमें जो है एड शुगर टू कॉफी, इसमें साइन कास्ट पॉजिटिव। और इसके लिए एक ट्रिक है, वो आपको याद कर लेनी है, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। अब ये किस तरह से, ए है ना शुरू में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल पॉजिटिव, ऑल जो साइंस है वो पॉजिटिव होंगी। दूसरे में ए से तो साइन पॉजिटिव, टी है 10 पॉजिटिव, और सी है कॉफी तो कॉस पॉजिटिव।
अब आपको इसका पता किस तरह से चलेगा, यानी कि आपको राइट आंसर किस तरह से आप निकालोगे। तो साइन वाली साइड कौन सी थी, वाई एक्सिस वाली, और कॉस वाली साइड कौन सी थी, एक्स एक्सिस वाली। तो अब देखो पहले में क्या था, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो अगर पहला क्वाड्रेंट है तो इसमें सारी पॉजिटिव होगी, यानी कि वाई भी पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू एक्स की भी पॉजिटिव होगी। साइन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें जो है एक्स नेगेटिव होगी, और इसमें टेन नेगेटिव का मतलब क्या है, इसमें एक्स भी नेगेटिव होगी, वाई भी नेगेटिव होगी, क्योंकि टेन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए वाई अपान ए एक्स। तो अगर दोनों नेगेटिव होंगी ना, नेगेटिव नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगी, तभी जो है पॉजिटिव टेन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और कॉस पॉजिटिव में क्या होगा, कॉस सिर्फ पॉजिटिव होगी, बाकी जो है सारी वैल्यू साइन की और ए वाई की जो है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, साइन जो है ए वाई वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। सो दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी द वेक्टर पी इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बिकम्स नॉर्मल टू वाई एक्सिस। अब पी की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो ये जो है वाई के साथ नॉर्मल बने, नॉर्मल यानी कि इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आती है जीरो, क्योंकि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर ये जीरो आ गई तो उसका मतलब क्या होगा कि आपकी ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो दोनों इसके नॉर्मल है। तो आपने क्या करना है, इस बी वाली जगह और सी वाली जगह, ये दोनों जगह पर क्या रख लेना है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलावा कौन सा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, आपका यूनिट वेक्टर होता है जे। तो जे को कर लो खत्म, ठीक है, क्योंकि अगर ये इसके साथ डॉट करेगा ना तो वन आएगी वैल्यू। अगर नॉर्मल हमें चाहिए तो इसको रखना है जीरो, बी को रखना है क्या जीरो, और बाकी ए एंड सी जो रखने हैं वो हमें रखने हैं नॉन जीरो, तभी जो है हमारी वैल्यू जो है इस तरह से आ सकती है। अब इसको अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, किसी को अगर समझ नहीं आया तो मैं ये चीज़ दोबारा से क्लियर कर देता हूँ किस तरह से। अब देखो ए बी और सी है, ठीक है, ए आई बी से और इस तरह से। अब ये जो है क्या है, वाई एक्सिस क्या है, जे। अगर इसको मैं इसके साथ डॉट करवाऊंगा आई को जे के साथ तो ये जीरो आएगा, तो जीरो मैंने लिखा, प्लस किया, बी को मैंने इसके साथ क्रॉस करवाया तो इसकी वैल्यू आएगी वन, तो ये आ गया वन, प्लस सी को मैंने इसके साथ डॉट करवाया तो ये भी आया जीरो, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई, डॉट प्रोडक्ट आ गई इसकी वन, सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर ये वेक्टर इसके नॉर्मल हमें निकालना है, क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू वो होनी चाहिए जो इसका रिजल्ट जीरो दे, तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी। ये हमारे पास एक मेथड है इसको चेक करने के लिए। तो हमें हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए यहाँ पर ए की जगह पर रखना होगा नॉन ज़ीरो, और बी की जगह पर ज़ीरो, और सी की जगह पर भी नॉन ज़ीरो। सो सी विल बी द राइट आंसर। बाकी इसके लास्ट में की है, वहाँ से आप चेक कर लो। अगर किसी में कोई मसला है तो वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज नोन एज यूनिट वेक्टर। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि आपके पास अगर कोई वेक्टर है जिसका माड वन है, उसको आप बोलोगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की माड निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से जो है आप वेक्टर का मॉड वगैरह निकाल सकते हो। अच्छा, इफ ए इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री आई प्लस जे अपॉन थ्री प्लस एक्स के इज ए यूनिट वेक्टर देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। अगर आपके पास ये वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब किस तरह से आप करोगे, ये आपके पास एक है टू अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री आई
प्लस j/3 k प्लस, और ये क्या है एक्स के। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर ये यूनिट वेक्टर है तो। अब ये कंडीशन है, तो यूनिट वेक्टर के लिए ये कुछ भी कंडीशन हो, हमें एक चीज़ पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मॉड है वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा इस तरह से 2/3 i इसका स्क्वायर प्लस j/3 इसका स्क्वायर प्लस एक्स के इसका स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। जो मॉड निकालने का फॉर्मूला है, मॉड निकालने का फॉर्मूला है ये किसके इक्वल आएगा 1 के। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, और ये नीचे आ जाएगा 9, और i का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस, और ये आपका क्या आया j का स्क्वायर 1, और नीचे क्या आया 9, और यहाँ पर ये क्या आया, ये आया x, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि k का स्क्वायर हो जाएगा 1। अच्छा, इसकी दोनों की एलसीएम लेंगे, ये यहाँ आपका 1 पड़ा हुआ है, इन दोनों की एलसीएम लेंगे क्या होगा 9, 4 प्लस 1, तो प्लस x इज इक्वल टू 1। अब ये 4 प्लस 1/9 ये कितना आएगा 5/9, ये उस साइड जाकर 5 माइनस 1 माइनस 5/9, इसके नीचे 1, ये आपका 9, इसका टेबल 9 पर गया 9 मरतबा, 9 का टेबल 9 पर 1 मरतबा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये 5, तो ये आपका आया 4/9, 4/9। अब एक चीज़ और है, वो कौन सी है कि इसके पूरे के ऊपर जो था एक अंडर रूट था, तो इसके ऊपर भी क्या होगा अंडर रूट होगा। अंडर रूट था या हमने अंडर रूट सॉल्व किया, अंडर रूट सॉल्व नहीं किया, तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, 3 का अंडर रूट हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 2/3। सो 2/3 इज दी राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये ऑप्शन जो बी है दैट इज दी राइट आंसर। इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। अब ये किस तरह से मैंने किया, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल करके, और हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इट इज़ ईजी। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर, तो अब आप ये निकाल सकते हो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा जिसका मॉड 1 आए। तो मॉड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, इफ एक्स इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ वाई देन एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर ये बोल रहा है कि एक्स जो है यूनिट वेक्टर है किसका, वाई का, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई किसी का वेक्टर होता है तो उसके दरमियान में एंगल जो होती है वो 0 होती है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन के लिए यूज होता है। सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये लेक्चर्स के अंदर मैंने चीज़ें बताई हुई है। वेक्टर इन विच द वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड इन सच अ वे ए प्लस माइनस ए, तो उसके रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट में नल वेक्टर मिलेगा। ये सारी लेक्चर्स की चीज़ें हैं। अ वेक्टर हुज, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, मैग्नीट्यूड 0 है नल वेक्टर। एंगल बिटवीन इज दिस वेक्टर, तो इसका एंगल निकालने का फॉर्मूला थोड़ी देर हमने पहले किया, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर एंगल। तो ये आप निकाल सकते हो खुद से। द एंगल बिटवीन वेक्टर, अब ये भी एंगल पर है तो दोनों सवाल इस तरह से ही कर सकते हो। नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसके पास अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है या आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, राइट आंसर। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये सिंपल चीज़ें हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसी वजह से अभी स्पीड पकड़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इफ p प्लस q इज इक्वल टू p माइनस q इज इक्वल टू p। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, अब p में अगर कुछ भी मैं ऐड ना करूं तो q के इक्वल आएगा, सॉरी अपना p के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर q है तो q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, तो q इज अ नल वेक्टर, सिंपल। द वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट, ये फ्री वेक्टर की डेफिनेशन है। किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसी के साथ फ्री कर दूं और किसी भी पॉइंट पर लिख लूं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन छेड़े बिगेर, सो दैट विल बी दी फ्री वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर पी क्यू इज, इफ p इज इक्वल टू 2 3 5 और q इज इक्वल टू 4 5 6। अब पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको इस तरह से बोला जाए पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये चीज़ करनी है, क्यू वेक्टर जो है उसमें से पी को माइनस कर लेना है। यानी कि ये लिखा हुआ है इसमें 4, 5 और 6 माइनस करो किसके साथ, 2, 3 और 5। अब 4 में से 2 माइनस करो, कितना आया 2, तो इसके साथ आई लगा दो। प्लस 5 में से माइनस करो 3, तो कितना आएगा 2, तो 2j लगा दो। 6 में से 5 माइनस करो तो ये कितना आया 1, तो ये इसके साथ k लगा दो। 2i प्लस 2j प्लस 1k। ये तरीका है, जिस भी वेक्टर की तरफ जाएगा उसमें से माइनस करोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसका आपने निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई का स्क्वायर करो, जे का स्क्वायर, देन के का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, इसका भी 4, और ये आपका 1, 4, 4, 8 प्लस 1, दिस इज 9, सो 9 विल गेट द आंसर ऑफ रूट ऑफ 3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा है, अ वेक्टर कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन स्पेस। स्पेस में कितने होते हैं, 3 होते हैं। पोजीशन वेक्टर, अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोजीशन वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में पोजीशन वेक्टर कौन सा है, जिसके पास आई कंपोनेंट होगा और के कंपोनेंट होगा, वो एक्स जेड प्लेन में होगा। तो ये आप देख कर लो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू आर गिवन एज r1 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, और ये वेक्टर देन इसका माड, तो ये अब निकाल सकते हो आप। पी क्यू का माड, पी का निकालो क्यू का निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ी देर पहले हमने किया। पोजीशन ऑफ अ बॉडी, अब ये जो है ना इंटीग्रेशन पर है, अगर ये आपको सवाल समझ नहीं भी आ रहा तो इसको छोड़ दो, ठीक है। द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर के दरमियान एंगल कितनी होती है, 180। अब आई का मोड, जे का मोड, के का मोड ऐड करो अगर आपस में, आई का मोड कितना आएगा, इसका आता है 1, जे का मोड कितना आएगा 1, के का मोड कितना आता है, ये भी आता है 1, तीनों को ऐड करो कितना आएगा 3, लेकिन 3, हाँ ठीक है 3 आएगा, अंडर रूट 3 नहीं आएगा। पोजीशन ऑफ अ particle in rectangular coordinate system is 3 to 5, then its position vector will be, अब 3 to 5 है तो 3i 2j 5k, यही आंसर है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट कैन नॉट बी 10, अब नीचे वालों में से किसका जो है वो रिजल्टेंट 10 नहीं हो सकता। तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है वो कौन सी एंगल पर होता है, 0 पर। ये चीज़ याद कर लो। यानी कि वेक्टर अगर 0 एंगल है ना तो दोनों को सिंपली ऐड कर लो, और 180 पर हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लो। अगर ए बड़ा है तो इसमें से बी को निकाल दो। तो कैन नॉट बी 10, इसको किस तरह से कर सकते हो आप, 5 में से 20 को, सॉरी अपना 20 में से 15 को निकालोगे तो कितना आएगा 5, और अगर 20 और 15 को ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 35। तो इसका रिजल्टेंट 5 और 35 के दरमियान, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान ही होगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्टेंट 10 प्रोड्यूस कर सकता है। 10 में से 10 गया कितना हुआ 0, और 10 10 कितना हुआ 20, तो इसका 0 और 20 के दरमियान आ सकता है। 1 और 12, 12 में से 1 गया कितना आएगा 11, और इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा 13। तो ये जो है पेयर 10 का रिजल्ट नहीं दे सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कैन नॉट वाले वो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। हमारा पीडीएफ खत्म होने वाला है, ओके अच्छी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट ऑफ 4, कौन से पेयर हैं जो ऐड नहीं हो सकते रिजल्टेंट 4 का अगर देना हो तो। 2 एंड 8, अब सेम तरीका, 2 को ऐड करो पहले और बड़े में से छोटे को माइनस करो। 8 में से 2 गया कितना आया, ये आया 6, दोनों को ऐड किया कितना आया 10। तो 10 और 6 के दरमियान में 4 है नहीं है, तो और ए ही ऑप्शन बनेगा 51 का। की में भी देख लो 51 का ए ही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी द वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j ए के बिकम्स पैरेलल टू द वेक्टर बी। अब ये भी जो है यूनिट वेक्टर का ही तरीका है। पैरेलल वेक्टर होने के लिए क्या करोगे आप, इसका पहले, अब क्या करो, इसका सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या चाहिए आपको, ए की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल इन आंसर्स में से ए की वैल्यू पुट करके देखो इसमें, ठीक है, इसमें पुट करके ए की वैल्यू देखो, और सिंपली आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ, के वालों को
के साथ मल्टीप्लाई करो, जिस पर भी जो है आपको, अच्छा इस दोनों में, अच्छा दोनों में जो है वो अपना नहीं है, अच्छा तो ये भी हो सकता है। आपको क्या करना है, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल जीरो होता है, ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, दोनों के मॉड के इक्वल आएगा, क्योंकि कॉस जीरो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ए और बी की वैल्यूज पुट करके और फिर जो है वो सॉल्व करो, आ जाएगा। वेक्टर्स और स्केलर्स में से अब इतने क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आएंगे भी तो स्पेशली इन क्वेश्चंस जैसे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस आने चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दो आप। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग 2 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ, फाइनली 6 किलोमीटर अप, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए एक चीज़ याद कर लो, अगर आप 4 किलोमीटर गए हो इस डायरेक्शन में, 2 किलोमीटर गए हो इस डायरेक्शन में, 3 किलोमीटर गए हो इस डायरेक्शन में, और वापसी 1 किलोमीटर गए हो इस डायरेक्शन में, तो किस तरह से आपने करना है, 4 ऊपर गए हो ना आप, तो जो ऑपोजिट है उनको लाओ, सेम डायरेक्शन वालों को पहले रखो, ऑपोजिट वालों को बाद में। ऊपर कौन सा गया है, 4 किलोमीटर, इसको रखा हमने 4 किलोमीटर। अब इसका ऑपोजिट वाला निकालो, 3 किलोमीटर। अब 4 गया, 3 लौटा, तो बचा कितना, इसका 1, तो ये यहाँ पर आया 1। अब देखो ये यहाँ पर, अब 1 कहाँ पे बचा, जिस साइड बड़ा है, तो ये 1 बचेगा इस डायरेक्शन में। अब 2 गया इस डायरेक्शन में, 1 गया इस डायरेक्शन में, तो बड़ा और छोटा कौन सा, बड़े वाली साइड कौन सी है, छोटे वाली साइड कौन सी है, ये जो है वेक्टर बड़े वाली साइड है, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है 1 बचेगा। तो अब आपने क्या करना है, ये दोनों 90 पर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, और जब वेक्टर्स आपके पास 90 की एंगल पर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर वाई वाले का और एक्स का करोगे तो आपका ये रिजल्टेंट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर, तो आपका ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न के साथ आपने ये जो है चीज़ें सॉल्व करनी है। वेक्टर ये जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन आप ये इसी मेथड से कर सकते हो। देखो कि कौन से नॉर्थ जा रहे हैं, कौन से साउथ जा रहे हैं, इस तरह से बनाकर, ये जो हम बनाते हैं नॉर्थ, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट साउथ, और उसके साथ साथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से फिर वो जो है आप सॉल्व कर लो बनाकर। ठीक है, ये थी हमारी वर्कशीट, कौन सी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाली। ये पहली हमारी वर्कशीट है और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको मैं बार बार स्टार लगा रहा हूँ, काम की चीज़ है, इसको समझ लो, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, तो ताकि सबका फ़ायदा हो म्यूचुअली। और डू शेयर योर रिव्यूज़ इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये चीज़ समझ आई, वे समझ आया, चीज़ें क्लियर हुई, या कुछ चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, तो आई विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।